प्रिय विद्यार्थी, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत के एक महान क्रांतिकारी, देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के सामाजिक विचार, भगत सिंह का सामाजिक दर्शन, भगत सिंह का सामाजिक चिंतन। तो आइए भगत सिंह के सामाजिक दर्शन को समझते हैं। भगत सिंह ने भारत में समाजवादी समाज की स्थापना पर बल दिया है। भगत सिंह आरंभ से ही क्रांतिकारियों के संपर्क में रहे। उन्होंने कार्ल मार्क्स, बुकनेट, लवैया और लेनिन की रचनाओं का गहराई से अध्ययन एवं विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि भारत में समाजवादी समाज की स्थापना के लिए सर्वहारा वर्ग को पूंजीपतियों, जमींदारों एवं उद्योगपतियों के शोषण का अंत करना होगा, तभी समाजवादी समाज स्थापित हो सकता है। उन्होंने स्वयं कहा, जहां मैं अपने दल व साधनों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। दल का नाम सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी है। इसका लक्ष्य एक सोशलिस्ट समाज की स्थापना करना है। कांग्रेस और इस दल के लक्ष्य में यही भेद है कि जब राजनीतिक क्रांति से शासन शक्ति अंग्रेजों के हाथ से निकलकर हिंदुस्तानियों के हाथ में आ जाएगी तो कांग्रेस वहीं रुक जाएगी, जबकि हमारा लक्ष्य शासन शक्ति को उन हाथों में सुपुर्द करना है जिनका लक्ष्य समाजवाद है। एक प्रकार से भगत सिंह ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के जाने के बाद स्वतंत्र भारत में भी वैसा ही कार्य करेगी जैसा अब कर रही है, जबकि उनकी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में समाजवादी समाज की स्थापना पर जोर देगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए मजदूरों और किसानों को संगठित करना आवश्यक होगा, क्योंकि उन लोगों के लिए लॉर्ड रीडिंग या इरविन की जगह तेज बहादुर सप्रू या पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भगत सिंह जी कहना चाहते हैं कि लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड इरविन की सत्ता यानी अंग्रेजों की सत्ता जाने के बाद जब हिंदुस्तानियों की सत्ता आ जाएगी, उससे किसानों और मजदूरों की स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो इसको लिए अन्याय अत्याचार से मुक्ति के लिए संघर्ष नहीं करते हैं, क्योंकि केवल सत्ता बदलने से जो है किसानों की, श्रमिकों की, निर्धनों की, महिलाओं की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि इसके लिए व्यवस्था परिवर्तन करना होगा, समाजवादी व्यवस्था को भारत में लाना होगा, तभी समाजवादी समाज की स्थापना होगी। भगत सिंह अपने जीवन में हमेशा किसानों और श्रमिकों के हितैषी रहे। उन्होंने हर समय मजदूरों, किसानों, खेतिहर श्रमिकों के हितों की वकालत की और इनकी दयनीय स्थिति को देखकर वो कई बार द्रवित हो जाती थी। उनका मानना था कि कांग्रेस केवल मध्यम वर्गीय लोगों के हितों की रक्षा करने में लगी। कांग्रेस का देश के मजदूरों, किसानों, गरीबों व पिछड़ों के हितों से कोई लेना देना नहीं। उनका कहना था कि कांग्रेस देश को आज़ाद कराने के बाद मजदूरों और किसानों को पूंजीपतियों और भूपतियों के शोषण से मुक्त कराना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि भारत की अधिकतर लड़ाई मध्यम श्रेणी के बलबूते पर लड़ी जा रही है, जिसका लक्ष्य बहुत सीमित है, क्योंकि मध्यम वर्ग जो है अपने हितों तक सीमित है। मध्यम वर्ग के लिए निम्न वर्ग, अति निम्न वर्ग, जिसमें किसान है, श्रमिक है, महिलाएं हैं, निर्धन जो वर्ग है, उनके हितों से मध्यम वर्ग का कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि देश की लड़ाई लड़नी है तो मजदूर, किसानों और सामान्य जनता को आगे आना होगा। नेता उन्हें अभी तक आगे आने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे और न कर सकते हैं। इन किसानों को विदेशी हुकूमत के जुए के साथ साथ जमींदारों और पूंजीपतियों के जुए से भी उधार पाना है, परंतु कांग्रेस का उद्देश्य यह नहीं है। भगत सिंह कहना चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस श्रमिकों की, किसानों की, खेत मजदूरों की, महिलाओं की लड़ाई नहीं लड़ रही है। इनकी लड़ाई स्वयं इन्हीं वर्गों के द्वारा लड़ी जाएगी, चाहे ब्रिटिश
लोगों की सत्ता हो या हिंदुस्तानियों की सत्ता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको अपने शोषण से, दमन से मुक्ति पाने के लिए अपने आप मिलजुल करके संघर्ष करना होगा। केवल सत्ता परिवर्तन से इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अपनी अन्याय, अत्याचार, शोषण से बचने के लिए इन्हें आगे आकर के संघर्ष करना होगा। सुभाष भगत सिंह ने साम्राज्यवाद का विरोध किया है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद का भी कड़ा विरोध किया। उनका मानना था कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस देश में आकर के यहाँ की आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक व्यवस्था का भरपूर शोषण किया। भगत सिंह जी कहना चाहते हैं कि अंग्रेजों ने साम्राज्यवाद की नीति के तहत अपने हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, हर क्षेत्र में उन्हें विस्तारवाद की नीति अपनाई और विस्तारवाद से जितने भी कॉलोनीज थी, उपनिवेश थे ब्रिटिश सरकार के, उन सब का आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में शोषण हुआ है। और इसलिए उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की कड़ी आलोचना की है। अंग्रेजों ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोखला कर दिया। देश ने लगातार गरीबी, बेरोजगारी, बेकारी का सामना किया है। इसके पीछे जो बड़ा कारण है वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद रहा है। इसलिए उन्होंने भारत के लोगों का आह्वान किया था कि जल्द से जल्द जो है देश के सभी लोग इकट्ठे होकर के ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ने के लिए संघर्ष करें। भगत सिंह ने देश की एकता और अखंडता के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया। उनका कहना था कि हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर हम देश को जल्दी और आसानी से स्वतंत्र करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों समुदायों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। भगत सिंह चाहते थे कि लोग धर्म को अफीम की तरह प्रयोग ना करें। भगत सिंह ने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए कई बार दिल्ली के चांदनी चौक पर टकराव के मूड में दोनों पक्षों से प्यार से समझा बुझाकर शांत किया। भगत सिंह चाहते थे कि भगत सिंह कहते हैं कि यह धरती हम सब की है, हमें यहीं छोड़ करके जानी है। धर्म के नाम पर क्यों आप एक दूसरे के खून के प्यासे बनेंगे। अंग्रेजी शासक चाहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम धर्म की संकीर्णता के आधार पर हमेशा यूं ही लड़ते रहे और उनका साम्राज्य बना रहे। उन्होंने दोनों समुदायों का आह्वान किया कि वे मिलकर देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करें। जब उनके साथी दीनानाथ ने हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान बीच बिचाव के खतरे की ओर संकेत किया तो उन्होंने कहा, देश हित में दंगे के दौरान अगर मेरी जान चली जाए तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। यानी भगत सिंह ने हिंदू और मुसलमानों में सौहार्द, सद्भावना, समन्वय, भाईचारा, एकता कायम करने के लिए कई बार अपने जीवन को भी न्यौछावर करने का प्रयास किया। उन्होंने जो है कहा कि अगर दंगों को सुलझाने में अगर उनकी जान चली जाती है, वो कुर्बान हो जाते हैं, तो उनके लिए एक राष्ट्रीय गौरव की बात होगी, बहुत बड़े फख्र की बात होगी। तो एक प्रकार से देश में दो बड़े धार्मिक समुदायों में एकता स्थापित करने के लिए भगत सिंह ने हमेशा अपना जो संघर्ष है वो जारी रखा। भगत सिंह ने हिंदू सामाजिक व्यवस्था में छुआछूत की भावना की कड़ी निंदा की। उन्होंने समाज में समानता की बात कही। उनका मानना था कि छुआछूत की भावना देश के लोगों में एकता व बंधुत्व को समाप्त करती है। छुआछूत से समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है। सामाजिक वैमनस्य और संघर्ष से राष्ट्रवाद की भावना कमजोर होती है। उनका कहना था कि कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर छोटा व बड़ा नहीं हो सकता। व्यक्ति की पहचान उसके द्वारा किए गए कार्यों से होती है। उनका कहना था कि अंग्रेजी शासक यही चाहते हैं कि भारत के लोग जाति और धर्म के नाम पर इसी तरह लड़ते रहें और वे अपने साम्राज्यवादी शक्तियों का विस्तार करते रहें। उनका मानना था कि देश की स्वतंत्रता के लिए हमें समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना होगा। जब तक समाज के सभी वर्गों के लोग इस संघर्ष में शामिल नहीं होंगे, तब तक क्रूर व अत्याचारी ब्रिटिश शासन को उखाड़ा नहीं जा सकता। भगत सिंह ने देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए समाज के सभी वर्गों, सभी समुदायों का आह्वान किया
कि वो आपस में वैमनस्य, द्वेष, घृणा उत्पन्न न करें। समाज में सभी व्यक्ति समान है, सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर हम छुआछूत के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर बटे रहे तो भारत को बहुत जल्द जो है स्वतंत्र हम नहीं कर पाएंगे, और ये जो स्वतंत्रता का जो चाहत है वो उतना ही ज़्यादा लंबा हुआ। तो भगत सिंह ने देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के विकास के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमेशा छुआछूत जैसी जो दुर्भावनाएं हैं उनकी निंदा की है। भगत सिंह ने समाजवादी कार्यक्रमों पर भी बल दिया है। वो भारत में समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे। उनका कहना था कि समाजवादी व्यवस्था से देश की बहुत सारी सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का निर्माण किया। उनका समाजवादी विचारधारा से गहरा लगाव था। उन्होंने अपने कार्यक्रमों में समाजवाद के महत्व पर बल दिया है। वे चाहते थे कि भावी भारत में गरीब अमीर के बीच अंतर कम से कम हो। मजदूरों, किसानों, दलितों व पिछड़ों की आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार हो। भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जाए। मजदूरों और किसानों को सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाए। देश के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके उनमें श्रमिकों के अधिकार सुनिश्चित किए जाए। मजदूरों के कार्य दिवस व न्यूनतम देखभाल सुनिश्चित की जाए। एक प्रकार से भगत सिंह ने गरीब और अमीर के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए समाजवादी व्यवस्था की वकालत की। मजदूर और किसान के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए उन्होंने समाजवादी प्रणाली की वकालत की। उन्होंने देश के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण पर भी बल दिया ताकि श्रमिकों की समस्याएं न्यूनतम हो। मजदूरों के लिए कार्य दिवस और न्यूनतम वेतनमान सुनिश्चित करने की व्यवस्था की ताकि समाजवादी कार्यक्रमों के द्वारा देश में किसी भी प्रकार का आर्थिक विभेदीकरण उत्पन्न न हो। भगत सिंह ने देश में धर्मनिरपेक्षता की वकालत की। उनका धर्मनिरपेक्षता में गहरा विश्वास था। उन्होंने कभी भी किसी धर्म विशेष की बात नहीं की। उनकी मित्र मंडली में सभी धर्मों के अनुयायी रहते थे। सभी धर्मों के ऊपर डिस्कशन किया जाता था। वो धर्म के नाम पर होने वाले भेदभावों की कड़ी आलोचना करते थे। उनकी दृष्टि में कोई भी धर्म बड़ा व छोटा नहीं है। नौजवान भारत सभा में सभी धर्मों के लोगों को सहर्ष शामिल किया। उन्होंने नौजवान सभा की गोष्ठियों में प्रत्येक व्यक्ति को धर्म पर बोलने का अवसर दिया जाता था। प्रत्येक व्यक्ति धर्म की कमजोरियों व अंधविश्वासों को उजागर करके धर्म के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करता। कई बार धर्म पर टीका टिप्पणी को लेकर टकराव की समस्या भी हो जाती थी, लेकिन जल्द ही उसे प्यार और प्रेम से सुलझा लिया जाता था। भगत सिंह के दोस्ताना व्यवहार से सदस्यों में किसी प्रकार की धार्मिक मनमुटाव व टकराव नहीं रहता। सभी वक्ता तर्क व विज्ञान के आधार पर धार्मिक अंधविश्वासों व मान्यताओं का खंडन करते। एक प्रकार से धर्मनिरपेक्षता को लेकर के भगत सिंह ने जो परिपक्वता दिखाई थी वो आज के समय में भी उतनी प्रासंगिक है कि हमें जो है धर्म के विषय पर प्रत्येक प्रकार से उस पर चिंतन करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। तभी जो है धर्म के आधार पर जितने विभेद हो रहे हैं, सांप्रदायिकता हो रही है, उनका समाधान किया जा सकता है। भगत सिंह ने अपने सामाजिक चिंतन में पूंजीवाद का विरोध किया। उनका कहना था कि पूंजीवाद जो है देश हितों के विरुद्ध है, पूंजीवाद समाज के विरुद्ध है, और इस परिप्रेक्ष्य में वे कार्ल मार्क्स, लेनिन, ट्रोट्स्की की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हुए। उनका मानना था कि पूंजीवाद गरीब व अमीर के बीच अंतर को लगातार बढ़ाता है, क्योंकि पूंजीवाद से पूंजी एक स्थान पर केंद्रित होती है। पूंजी जो है पूंजीपति के पास, उद्योगपति के पास, बड़े जमींदारों के पास, नेताओं के पास संग्रहित होती है। गरीब, किसान, मजदूर, महिला, पिछड़े जो लोग हैं वो पूंजी से उतने ही दूर होते चले जाते हैं। उनका कहना था कि पूंजीवादी प्रणाली में पूंजीपति और उद्योगपति श्रमिकों व किसानों का
जमकर आर्थिक शोषण करते हैं। मजदूरों, किसानों व गरीबों की दयनीय हालत का उन पर कार्य भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव नहीं पड़ता। पूंजीवाद से देश में आर्थिक विषमता को अधिक बढ़ावा मिलता है। इसे समाज में सर्वहारा वर्ग बुर्जुआ वर्ग के विरुद्ध संघर्ष करने को उत्सुक रहता है। उन्होंने कहा कि 1917 में हुई रूसी क्रांति भी पूंजीवादी प्रणाली का ही परिणाम था। रूस में अमीरों व गरीबों के बीच आर्थिक अंतर लगातार बढ़ता गया। गरीब, मजदूर, किसान लगातार पूंजीपतियों, उद्योगपतियों व जमींदारों के अत्याचारों व शोषण से उत्तेजित हो गए और इस अन्याय व शोषण का अंत करने के लिए रूस में क्रांति सफल हुई। एक प्रकार से भगत सिंह का कहना था कि पूंजीवाद से अमीर और गरीब के बीच अंतर लगातार बढ़ता है। पूंजीवाद से मजदूरों का, किसानों का, गरीबों का, खेत श्रमिकों का हमेशा शोषण होता है। इसलिए पूंजीवादी प्रणाली जो है समाप्त होनी चाहिए, तभी देश में समाजवाद आ सकता है। भगत सिंह ने अपने सामाजिक चिंतन में जेल नियमों में सुधार के लिए कई बार प्रयास किए। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त दोनों ने मिलकर के जेल के अंदर ही भूख हड़ताल आरंभ की। जेल में इनके साथ सामान्य कैदियों जैसा ही व्यवहार किया जाता था। भूख हड़ताल के 1 महीने बाद भगत सिंह ने भारत सरकार के गृह सचिव को पत्र लिखकर इस संबंध में निम्न मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि हमें मशक्कत के नाम पर जेलों में सम्मानहीन काम करने को बाध्य नहीं होना चाहिए। बिना किसी रोक टोक के पूर्व स्वीकृत पुस्तकें और लिखने का सामान मिलने की सुविधा होनी चाहिए। कम से कम एक दैनिक पत्र हर एक राजनीतिक कैदी को मिलना चाहिए। प्रत्येक एक जेल में राजनीतिक कैदियों का एक विशेष वार्ड होना चाहिए। राजनीतिक कैदी को स्नान के लिए सुविधाएं उचित रूप में मिलनी चाहिए। राजनीतिक कैदी को अच्छे कपड़े मिलने चाहिए। एक प्रकार से भगत सिंह ने ब्रिटिश भारत की सत्ता के दौरान जेलों के अंदर भारत के क्रांतिकारियों को जिस तरह से जेलों में डालकर उनके साथ अत्याचार किया जाता था, उनका मानसिक शारीरिक शोषण किया जाता था, उसको लेकर के भगत सिंह ने जेल में हड़ताल की और भारत सरकार के गृह सचिव को लेकर के बहुत सारी सुविधाओं को लेकर के उन्होंने अपना जो है पत्र प्रस्तुत किया। तो भगत सिंह ने जो है जेल सुधार के लिए हमेशा अपने प्रयास जो है वो जारी रखे। भगत सिंह ने अपने सामाजिक चिंतन में क्रांति के महत्व पर प्रकाश डाला है। उनका कहना था कि क्रांति के द्वारा भेदभाव, अत्याचार व शोषण को समाप्त किया जा सकता है। वे चाहते थे कि भारत का प्रत्येक युवा क्रांति करने के लिए प्रेरित हो। युवा वर्ग ही क्रांति को सफल बना सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि क्रांति से केवल हिंसा का ही विकल्प नहीं, बल्कि क्रांति का उद्देश्य अन्याय व भेदभाव पर आधारित सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में बदलाव लाना है। भगत सिंह का मानना था कि क्रांति केवल जो है हिंसा नहीं है, क्रांति बदले की भावना नहीं है, क्रांति दूसरों को कष्ट पहुंचाना नहीं है, बल्कि क्रांति का मतलब है जो अत्याचार हो रहा है, जो शोषण हो रहा है, जो दमन हो रहा है, उसको जो है समाप्त करना ही क्रांति है। उन्होंने असेंबली बम कांड की सुनवाई के दौरान स्वयं कहा, क्रांति में घातक संघर्षों का अनिवार्य स्थान नहीं, न इसमें व्यक्तिगत रूप से प्रतिशोध लेने की गुंजाइश है। क्रांति बम और पिस्तौल की संस्कृति है। क्रांति से हमारा प्रयोजन यह है कि अन्याय पर आधारित वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। उत्पादक व श्रमिक समाज के अत्यंत आवश्यक तत्व हैं, तथापि शोषक लोग उन्हें श्रम के फलों और मौलिक अधिकारों से वंचित कर देते हैं। एक और सबके लिए अन्न उगाने वाले कृषक परिवार भूखों मर रहे हैं और सारी दुनिया के बाजारों में कपड़े की पूर्ति करने वाले अपने और बच्चों के शरीर की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन पूंजीपति, उद्योगपति हर प्रकार से उनके आर्थिक अधिकारों का शोषण कर रहे हैं। इस तरह की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। भगत सिंह ने अपने सामाजिक चिंतन में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। स्वदेशी वस्तु ही देश हित में है। स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग से
राष्ट्रवाद की भावना का संचार होता है। उन्होंने अपनी मित्र मंडली को लेकर आसपास के लोगों में भी विदेशी वस्तुओं से बाहर निकालने की समय समय पर अपील की। जब भगत सिंह और उनकी मित्र मंडली गली से निकलती थी तो सभी लोग प्यार से उन्हें विदेशी वस्त्र थमा देते थे। इस तरह भगत सिंह ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का अपना कार्यक्रम जारी रखा। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में भी भगत सिंह ने सक्रिय भाग लिया। महात्मा गांधी के निर्देशों पर ही भगत सिंह ने इस आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। भगत सिंह ने स्वयं कहा, हमें अपने आंदोलन को हिंसक नहीं बनाना है, हमें पुलिस के हाथों में नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। गांधी जी ने गिरफ्तार होने का आदेश नहीं दिया। उनका हम जेल चले जाएंगे तो यह काम कौन करेगा, आगजनी में लंबी सजा हो सकती है, फिर जन जागरण का काम अधूरा रह जाएगा। एक प्रकार से भगत सिंह ने भारत की जनता को सचेत किया था कि अगर हम ज़्यादा हिंसक साधनों का इस्तेमाल करेंगे तो ब्रिटिश सरकार पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लेगी, लंबी सजा देगी, उससे जो है जन जागरण का काम, आम लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम रुक जाएगा। इसलिए उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर हमेशा बल दिया। भगत सिंह ने दलित व पिछड़े समाज के विकास पर भी बल दिया। उन्होंने कहा, दलित व पिछड़े समाज के विकास के बगैर देश का विकास नहीं हो सकता और इनके बगैर जो है देश की स्वतंत्रता आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहिए। उनका कहना था कि जब तक समाज में सभी लोगों को समानता का अधिकार प्राप्त नहीं होता तब तक समाज में एकजुटता व बंधुत्व उत्पन्न नहीं होगा और बिना एकजुटता के हम मिलजुल करके ब्रिटिश सरकार को उखाड़ने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए ब्रिटिश अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकना है तो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलना होगा। उन्होंने नौजवान भारत सभा के माध्यम से भी देश में दलितों, पिछड़ों में अछूत कहे जाने वाले भी को उन्होंने जो आह्वान किया और कहा कि जो जिन्हें अछूत कहा जाता है वे भी इसी देश के लोग हैं, उन्हें भी देश के अन्य लोगों की तरह सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जन्म व जाति के आधार पर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। उनका मानना था कि जब तक देश में दलितों, पिछड़ों को समान अधिकार नहीं मिलते तब तक हम क्रूर और अत्याचारी ब्रिटिश शासन को उखाड़ के नहीं फेंक सकते। इसलिए भगत सिंह ने देश के सभी लोगों का, देश के सभी वर्गों का, सभी समुदायों का आह्वान किया कि आपस में मिलजुल कर रहें, बंधुत्व की भावना से रहें, एक दूसरे के साथ ऊंच नीच की भावना से व्यवहार न करें, एक दूसरे के साथ घृणा न करें, बल्कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मजबूत होकर के संघर्ष करें, तभी भारत को जल्द आज़ाद किया जा सकता है। तो भगत सिंह के सामाजिक चिंतन, सामाजिक दर्शन पर आधारित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।